साबूदाने के स्टार्च में से हम हैंड वॉश बनाते हैं। सॉल्ट एज अ प्रिजर्वेटिव हम उस तरीके से यूज करके 7 पीएच से लेके 11 पीएच की रेंज है मेरे सारे प्रोडक्ट की। सही में नेचुरल है इसलिए सस्ता है। बेंजोएट वाला टूथपेस्ट जो है के अंदर मैं अगर 5% या 2% भी अगर मैं गिलोय डाल दूं या तुलसी डाल दूं तो इट डजंट मीन दैट के दिस प्रोडक्ट इज नेचुरल। इंडिया के अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो दे आर नॉट लेबल रीडर्स। दूसरा, हम ब्रांड जिसे बोलते हैं तो इंडिया में ब्रांड का मतलब प्रोडक्ट चलना नहीं है, टीवी में ऐड कितनी बार आती है उससे ब्रांड का नाप तोल होता है। तो इंडिया का हाईएस्ट नेट मार्जिन दे रहा हूं। क्या आपने कभी टॉयलेट क्लीनर या फ्लोर क्लीनर टेस्ट करके देखा है उसका टेस्ट कैसा है? दोस्तों, जब मैं टीवी पर ऐड देखता हूं 100% नेचुरल, और अगर नेचुरल है तो फिर आप उसे टेस्ट कर ही सकते हो ना। जब मैं इस ब्रांड के ऑफिस पर आया तो इन्होंने मुझे टॉयलेट क्लीनर टेस्ट करके दिखाया और मुझे भी ऑफर किया कि टेस्ट करो। एक बार तो मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन जब इन्होंने मुझे उसके फैक्ट्स बताए तो यकीन मानिए इस वीडियो को बनाने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने सीधी बातचीत की कस्टम कॉन्सेप्ट के फाउंडर डॉक्टर नीरज शर्मा जी से। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर नीरज शर्मा जी को एक वास्ट एक्सपीरियंस है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का। इन्होंने अपनी डीप रिसर्च के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है जो इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में धूम मचाने को तैयार है। और बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन बात यह है कि वो पहली बार फ्रेंचाइजी बताओ यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं। तो आइए सीधा स्वागत करते हैं डॉक्टर नीरज शर्मा जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? यस, बढ़िया। सर, मैं सीधा बिजनेस की बात से शुरू करूंगा। यस। मैं जब आपके इस आउटलेट पर आया, मैंने देखा सर प्रोडक्ट तो ज़्यादा रखे हुए नहीं हैं आपने, बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट रखे हुए हैं और हर जगह एक ही जैसी चीज़ रखी हुई है और आप कहते हैं आपके पास 100 से ज़्यादा SKU हैं। आपने हर वक्त देखा होगा कि आप अगर होटल में जाते हो तो किचन में बहुत सामान नहीं होता, मेनू में बहुत सारा ढेर सारा सामान है। हाँ जी। तो हमारे मेनू में मोर देन 180 प्रोडक्ट्स है, बट ये आप जो स्टोर पे आए वो ये किचन है वो स्टोर का। और बेसिकली फंडामेंटल ये है कि कस्टम कॉन्सेप्ट इज़ ऑल अबाउट द रॉ मटेरियल एंड इंग्रेडिएंट्स, और उन सब के आप कंज्यूमर ही खुद अपनी इच्छा के अनुसार, और वर्ल्ड में पहली बार ये हो रहा है कि हर एक इंग्रेडिएंट की उसे जानकारी दी जाती है, बेस की जानकारी दी जाती है, और कस्टमर अपने हिसाब से उसको जैसा चाहिए वैसा प्रोडक्ट वो सामने खुद के हाथों से डेवलप करता है। बहुत बेहतरीन, चाहे वो पर्सनल केयर प्रोडक्ट हो, बॉडी केयर प्रोडक्ट हो, बेबी केयर, पेट केयर, होम केयर, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट हो, अब आपको रेडीमेड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने आप से डिज़ाइन करिए। और आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसमें क्या USP है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में और कस्टम कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सर, कस्टम कॉन्सेप्ट ये बनाने का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? आपको क्या ज़रूरत महसूस हुई? बेसिकली आशीष जी, मेरा लास्ट मैं 10 साल से ये इंडस्ट्री में हूँ। मेरा एज 34 है, मैं 91 बॉर्न हूँ। और कोरोना के समय पे 8 राज्यों की सरकार में मैं एज अ गवर्नमेंट टेंडर के बेसिस पे मैं 8 राज्यों की सरकार में सैनिटाइज़र और हैंड वॉश स्पेशली मुझे प्रोक्योर किया गया था। और उस टाइम पे पूरे इंडिया के अंदर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या डिपार्टमेंट्स होते थे तो उसके अंदर मेरा सप्लाई था। तब फैक्ट्री 24 आवर्स चलती थी पर मैं फ्री था। तो उस टाइम पे जो मेरे फ्रेंड्स होते थे तो वो फैक्ट्री पे आते थे और बोलते थे कि नीरव भाई, मेरी बीवी को ये पसंद है तो ऐसा बना दो ना। फिर जो भी क्लाइंट्स है, व्यापारी है, तो वो लोग, तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि भाई सबकी नीड और फैंटेसी अलग है। उनको वो तो ट्रस्ट है ही कि नीरव भाई प्रोडक्ट तो नेचुरल बनाते ही है या अल्कलाइन बनाते ही है, तो इसको अपने हिसाब से फैंटेसी से लोग डिज़ाइन करवाते थे। तो मैंने बोला कि ये जो फैक्ट्री में मैं जो करके दे रहा हूँ, क्यों ना ये पूरे इंडिया के अंदर हम गली गली में इसको कर दे, जिससे कि एक पूरा FMCG ही रिवॉल्यूशनाइज्ड हो जाए। और यहाँ से एक सोच आई थी और मुझे तकरीबन 2.5 से 3 साल लगे इसको पूरा डॉक्यूमेंटेडली कंप्लाई करने में। और दूसरा के फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट को भी मुझे टेक्निकली समझाना था कि व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग। उनको बेस इंग्रेडिएंट्स उन सब के रिलेटेड तो मालूम ही था कि क्योंकि मेरे काफ़ी सारे लाइसेंस थे इसलिए, बट ये कस्टम कॉन्सेप्ट कुछ हट के प्रोजेक्ट था। अगर फर्स्ट अप्रोच से फूड एंड ड्रग को भी ये लगा कि आपको हर एक स्टोर का लाइसेंस लेना पड़ेगा,
हाँ जी। फैक्ट्री लाइसेंस से लेके सब, तो वो तो पूरा एक, वो तो ऐसी बात है कि फ्रेंचाइजी की, फैक्ट्री की फ्रेंचाइजी हो जाए। पर मैंने बोला कि यार एक इन्वेस्टर जो भी है उनको थोड़ी ये सब चीज़ें आएगी, तो इसको मैं एक लेमन इन्वेस्टर को या कोई एक क्रिएटिव आदमी को मैं अगर ये चीज़ दूं, पर उसे अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो मैं उसको किस तरह से इसका पूरा कमर्शलाइजेशन करूंगा। और मेन फोकस ये था कि आज तक इंडिया में या वर्ल्ड वाइड, आप, मैं काफ़ी सारी कंट्रीज घूमता हूँ, मेरे फैक्ट्रीज है, सो इंडिया के अंदर या कहीं पे भी एक जो महिला या एक पुरुष जो भी जब कस्टमर मॉल में या शॉप में या कहीं पे भी जाता है, तो आज तक हमने नेचुरल हो, अल्कलाइन हो या XYZ, सल्फेट फ्री, पैराबीन फ्री, इस तरह से एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस होके हमने ब्रांड का नाम बोल के हमने कंज्यूमर ने शॉप में मांगा है। और समझ लो कि मॉल में या डिपार्टमेंटल स्टोर्स में हम जाते हैं तो वहाँ पे स्कीम देख के हम, एक आम आदमी खरीद लेता है प्रोडक्ट। उसने कभी ये सोचा ही नहीं है। और इंडिया के अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो दे आर नॉट लेबल रीडर्स, सो जो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो आप 1 रुपए का शैम्पू से लेके मैं तो बोलूँ 800 रुपए का शैम्पू ले लो, उन सब में 60 to 80% इंग्रेडिएंट सेम होते हैं। और केमिकल्स की बात कर रहे हो? यस सर। और दूसरी चीज़ आपको जान के एक हैरानी होगी कि मैं जब वर्ल्ड वाइड कंप्लायंसिस के अंदर, मैं जब आज से 5 साल पहले मेरी जर्नी चालू हुई, तो UK, US, यूरोप सभी जगह पे मुझे लेबोरेटरीज और जहाँ यहाँ पे जैसे फूड एंड ड्रग्स होते हैं वहाँ पे रेगुलेटरी सर्विसेज होते हैं, तो उसमें मुझे पता चला कि टोटल पेट्रोकेमिकल्स एंड टेक्सटाइल वेस्ट का 27 रॉ मटेरियल्स टोटल है। उसी के आसपास पूरी दुनिया घूम रही है। प्रीमियम प्रोडक्ट ले लो या लोअर मिडिल क्लास या लोअर स्केल की आप कोई प्रोडक्ट ले लो, 27 रॉ मटेरियल्स इज द यूनिवर्सल फैक्ट। और जो कंप्लायंसिस फूड एंड ड्रग्स अपने इंडिया की बात करें और अदरवाइज कहने का मतलब है वर्ल्ड वाइड बात करें, तो वो 27 रॉ मटेरियल का ही बेस होता है। जैसे कि सोडियम लॉरल इथेल सल्फेट है, कोई सोडियम लॉरल सल्फेट यूज़ करता है, कोई समझ लो कि भाई कोको डाइमिथोकॉन यूज़ कर रहा है। तो उस तरीके से कहीं ना कहीं वही रॉ मटेरियल को जोड़ तोड़ करके फॉर्मेंटेशन या फॉर्मुलेशंस या उसके परसेंटेज के अंदर प्लस माइनस करके हमने आज तक ये चीज़ें देखी है। दूसरा कि जिस तरह से लाइसेंस का जो पूरा एक प्रोसेस होता है, तो उसके अंदर एक कंप्लायंसिस का एक रेगुलेशन है वर्ल्ड वाइड कि इफ़ यू आर यूजिंग 3 to 10% ऑफ द इंग्रेडिएंट्स एज अ नेचुरल एक्सट्रैक्ट, अब मैं ये बोलूँ कि सर पूरा फिनाइल हो और उसके अंदर अगर मैं 5 ml या 10 ml, मैं कहने का मतलब है गाय का मूत्र डाल दूँ तो वो गोनाइल नहीं होता। तो उस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि बेंजोएट वाला टूथपेस्ट जो है, तो कहने का मतलब है उसके अंदर मैं अगर 5% या 2% भी अगर मैं गिलोय डाल दूं या तुलसी डाल दूं, तो इट डजंट मीन दैट के दिस प्रोडक्ट इज नेचुरल। एंड द मेन थिंग बिहाइंड द नेचुरल, क्योंकि नेचुरल का डेफिनेशन कोई आशीष भाई आज तक कभी डिफाइन नहीं है, वर्ल्ड वाइड नेचुरल का कोई डेफिनेशन नहीं है, बिकॉज द रॉ मटेरियल बेसिकली केमिकल जिसे हम बोलते हैं, अब एसिड को आप नेचुरल बोलेंगे या सिंथेटिक बोलेंगे? सिंथेटिक ही होगा मेरे ख्याल से वो। हाँ, तो वो चीज़ मैं बता दूं कि एसिड भी एक नेचुरल ओरिजिन से ही बनता है। अल्कोहल है, हम उसको नेचुरल बोलेंगे या क्या बोलेंगे? ग्रेप्स का है तो नेचुरल हो गया। हाँ, तो जैसे कि मोलासिस यानी कि शुगर केन के मोलासिस में से इथेनॉल बनता है। हाँ, तो उस तरीके से कई चीज़ें भी बेस मटेरियल ऐसे है कि जो है नेचुरल, बट कहने का मतलब उसका साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं। ठीक बात है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमने सालों से टॉयलेट क्लीनर में हम यूज़ करते हैं, बेंजोफिनाइल पाम ऑयल जो यूज़ करते हैं, तो ऐसी कई चीज़ें हैं सर के जो शायद हैजार्डस है फिर भी नेचुरल है। तो हमने बोला कि हम नेचुरल प्रोडक्ट की, जैसे कि लेमन लैंग्वेज में आज हम बात कर रहे हैं इसलिए वी आर यूजिंग वर्ड नेचुरल, बट द बेसिक फैक्ट इज द प्रोडक्ट शुड बी अल्कलाइन। या अल्कालाइन समझते हैं सब लोग Yeah. कि वो आपकी बॉडी के जो अंदर का जो आपका केमिकल है, जो वाटर है, उससे मैच करना चाहिए। यस, सो मैंने जब से रिसर्च स्टार्ट किए तब से आज तक हमने चरक संहिता यानी कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है हमारी,
आपको शायद मालूम होगा कि टॉयलेट क्लीनर जब आया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम पे, या लोगों ने ब्लू कलर का या एक देखा बॉटल से, उसके पहले या भारत में पहले राख से जो हम बर्निंग का जो ऐश होता है ऐश है, उससे साफ करते थे। बर्तन भी पहले उसी से साफ होते पहले बर्तन भी उससे साफ होते थे। आपने शायद आशीष भाई सुना होगा कि अगर हम ये जैसे आपने बात कही तो टूथपेस्ट, तो पहले हम सॉल्ट, नमक, नीम, कोयले उससे साफ करते थे। हाँ जी बिल्कुल। तो उस टाइम पे हमें अनपढ़ कहा जाता था कि आप क्या ये सब यूज कर रहे हो, यू शुड यूज टूथपेस्ट। आज वही ब्रांड सब बोल रहे हैं कि इसमें कोयला है, इसमें नमक है, इसमें ये है, नीम है, हाँ, पर बेंजोएट नहीं बोलेंगे कि इसमें सोडियम बेंजोएट है जो हजार्डस है। तो और फोमिंग एजेंट्स होते हैं, एसिड स्लरी, जैसे कि आप बिलीव नहीं करोगे कि सर ये सारे प्रोडक्ट की जो शोध एक्चुअली में जो है वो बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शंस मैं दे सकता हूं आपको, कि जैसे कि महिलाएं जो आज भारत की 80% महिलाएं खुद अपना काम करती है अपने घर पे, साफ सुथरी से लेके सब किचन से लेकर बाथरूम और आप कहीं कपड़े धोने तक सारे काम। अब मैं आपको सर ये आशीष भाई एक शॉकिंग न्यूज़ मैं आपको बता सकता हूँ, आप गूगल भी कर सकते हैं कि 60 to 70% महिलाएं जिनको कैंसर होता है उसमें से 60 to 70% जो है उनको ये रेगुलर बेसिस पे जो एसिडिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसका एब्जॉर्प्शन की वजह से ब्रेस्ट कैंसर से लेके कई चीज़ें ये प्रॉब्लम भी है। चाहे वो बर्तन धोने का साबुन है, चाहे आपके नहाने का साबुन है, या फिर टूथपेस्ट है, टॉयलेट क्लीनर है, सर्फ है जो आप कपड़े धोने के लिए यूज़ कर रहे हो, डिटर्जेंट आप यूज़ कर रहे हो, यही सारे प्रोडक्ट्स आप केमिकल युक्त यूज़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी उनके टच में आ रही है हर जगह पर, और उसका जो फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म में पड़ता है, तुरंत आपके इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। दूसरा आशीष जी, आपने देखा होगा कि हाथों में, पैरों में कई लोगों को चमड़ी निकलती है, हाँ, बिल्कुल, रैशिश हो जाता है, तो ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये बहुत ही और ये ऐसी बात है कि हम ये भारत की बात करूँ तो जहाँ देवियाँ पूजी जाती है या हम स्त्री को पूजते हैं माँ के रूप में हो या बहन के रूप में हो, और आज हमने कभी भी उनकी केयर की ही नहीं है, क्योंकि हस्बैंड तो होम केयर मटेरियल्स क्या आते हैं, आधे लोगों को तो मैं ये इंडस्ट्री में हूँ तो पता है कि जब मैं कोई एक जेंट्स से बात कर रहा हूँ तो उन्हें पता ही नहीं है कि मेरे घर में यूज क्या होता है, वो तो सबके बोले लाते हैं, तो वो तो ये देखते हैं कि सेल किस पे चल रही है, सस्ता कौन सा है यही देखते हैं अधिकतर लोग। यस सर, यस सर, यस सर। तो बेसिकली हम लोग जब बात निकली है कि हजार्डस की बात निकली है, तो हर आदमी, जैसे मैं भी एक लेमैन हूँ, मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है इस प्रोडक्ट की, तो मुझे ये देखता हूँ कि भैया ISO प्रमाणित है, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है, एक अच्छा ब्रांड है, तो अच्छा ही होगा प्रोडक्ट, तो जो सस्ता दिखा वो ले लिया। तो गवर्नमेंट की फिर ड्यूटी नहीं है कि जब हजार्डस है तो उसको यूज़ ना करने दें? नहीं सर, गवर्नमेंट के एक मापदंड है कि उन्हें, जैसे कि आप समझ लो कि कोई आप खुद भी लाइसेंस अप्लाई करने जाओगे, अगर आप समझ लो कोई भी आज देखने वालों में से कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर करता है तो उनका एक मापदंड होता है कि आप, क्योंकि टेक्निकली वर्ल्ड वाइड समझ लो कि भाई हैंड वॉश है वो सोडियम लोराइल इथाइल सल्फेट से बनता है, और उनका एक नाप होता है कि आप इतना यूज कर सकते हो, इसके सिवा आपको ये ग्लिसरीन यूज करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। तो इससे एक सेफर साइड पे केमिकल का फॉर्मुलेशन का एक आपको मापदंड दिया गया। हाँ जी। अब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक ब्रांड खराब है या आज तक जितना चला है वो सब हमारे लिए वही है। ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो रिवॉल्यूशनाइज की बात कर रहा हूँ कि आज तक हमने लैपटॉप ऐसे बुक की तरह ही देखा है, पर मैं बोल रहा हूँ कि हमने ऐसा लैपटॉप बनाया है कि जो आप रूमाल की तरह आप क्लोज करके आप जेब में रख सकते हो। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये एक अपडेटेशन ऑफ द FMCG है। अब मैं जो केमिकल्स की जो हमने अभी जो बात करी कि भाई सरकार मानक कैसे देती है, तो सर उन्होंने लाइसेंस दिए होते। दूसरा, हम ब्रांड जिसे बोलते हैं, तो इंडिया में ब्रांड का मतलब प्रोडक्ट चलना नहीं है, टीवी में ऐड कितनी बार आती है उससे ब्रांड का नाप तोल होता है। सो कहने का मतलब है, उसी की वजह से तो आज आपने देखा होगा कि वेंचर कैपिटलिस्ट, ये वो, शार्क टैंक, ये वो, तो कितना सारा आप एंजल इन्वेस्टर लाओ ना, सीड फंडिंग लाओ ना, स्मार्ट एग्जिट मारो ना, ये सब क्यों हो रहा है? मैं तो एज ए एंटरप्रेन्योर ये बोल रहा हूँ सर कि अगर आपके प्रोडक्ट या आपके शोध में दम है तो सर
वी डोंट हैव टू क्रेव फॉर द इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स द इन्वेस्टर्स, वो ढूंढते आते हैं और हम उसको ट्रेडर भी बना सकते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल। तो आपके प्रोडक्ट पर आते हैं सर, सीधा सीधा। आपने बोला टॉयलेट क्लीनर, हैंड वॉश, मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज है। हम सबकी बात करेंगे तो पूरा दिन भी कम पड़ेगा। हम ये 2 प्रोडक्ट ले लेते हैं, हैंड वॉश जो दिन में आपको 4 बार ज़रूरत पड़ती है, और टॉयलेट क्लीनर जो आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार 3 बार आप बाथरूम क्लीन करने के लिए यूज़ करते हो। जो मार्केट में मिल रहे हैं ब्लू ढक्कन वाले या फिर लाल पीले जो मिल रहे हैं, आप में और उनमें क्या फ़र्क है? देखो सर, हैंड वॉश इज ऑल अबाउट द हाइजीनिटी, और हाइजीनिटी की बात करूँ तो वहाँ पे एक सिंपल, एक कोई भी नॉलेजेबल पर्सन्स भी, कोई भी जिनको ये समझ आता है, उन्हें पता है कि सर्फेक्टेंट या कोई क्लींजर चाहिए जिससे अपने हाथ साफ किए जा सके। अब मैं उस समय पे आपको ऐसा, अगर फूड एंड ड्रग्स की भी बात कर रहा हूँ और सारे कंप्लायंसेस की बात कर रहा हूँ, कि जब भी मैंने इंटरनेशनली ये प्रेजेंट किया कि साबूदाने के स्टार्च में से हम हैंड वॉश बनाते हैं, और नींबू के फूल, और कहने का मतलब है कि सॉल्ट एज अ प्रिजर्वेटिव हम उस तरीके से यूज़ करके, और उसमें एक्चुअली आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ये कस्टम कॉन्सेप्ट में जो नेक्टर्स है, तो आप अलग अलग रस से, यानी कि आपको जो खुशबू या फ्रेग्रेंस या एक्टिव एजेंट्स जिसे हम बोलते हैं, एक्टिव एजेंट्स का मतलब है अगर आपको अदरक और नींबू का मिक्सचर चाहिए कि उसकी स्मेल मुझे अच्छी लगती है, तो मैं अगर बोलूँ कि अदरक और नींबू का रस ओरिजिनल, नेचुरल, अल्कलाइन, एडिबल, हाँ, मतलब आप उसको यूज करोगे तो अदरक ही मिलेगा, नींबू ही मिलेगा। नींबू ही मिलेगा, ये नहीं कि जैसे कि नींबू की शक्ति वाला है, हाँ, और तो उसमें सुगंध है नींबू वो, हाँ, एरोमेटिकल कंपाउंड नहीं होगा इसमें। हाँ, ये सब चीजें आप लाइव ब्लेंड करके आप खुद ही अपना थिकनेस मेंटेन, कितना थिकनेस रखना है हैंड वॉश का, आपको स्प्रे फॉर्म में चाहिए, कैसा चाहिए, वो कंज्यूमर खुद ले तो। और सेकंड थिंग, टॉयलेट क्लीनर, तो आज यहाँ पे जैसे कस्टम कॉन्सेप्ट में जितनी महिलाएं आती है, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि आज तक उन्होंने जो टॉयलेट क्लीनर यूज़ किया है वो किसी को टेक्निकली मालूम होता है, किसी को नहीं होता है, पर बेसिकली वो एसिड होता है जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और आप वो बॉटल्स कोई भी ब्रांड की हो, आप रिवर्स करके देखोगे तो उसमें लिखा ही होता है कि इट इज़ अ हैजार्डस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डू नॉट टच, डू कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, एंड काफ़ी सारी चीज़ें। हाँ, बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि हम सबके घरों में जहाँ पे भी यूज़ हो रहा है तो उसको हम दूर रखते हैं, छोटे बच्चों से लेके हमारे लिए भी। प्लस ये सब सामान आज की तारीख में, होम केयर प्रोडक्ट्स जो आज की तारीख में मिल रहे हैं, तो आज इंडिया में डिप्रेशन और कई लोग आत्महत्या के काम के लिए भी लेते हैं। तो ये भी तो कहने का अर्थ ये है कि वो चीज़ महिलाओं को पता है कि वो डायरेक्ट हाथ में नहीं ले सकती, उसको डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ता है। सेकेंड थिंग कि वो एसिड है, वो महिलाएं जानती है, वो जब उसके ऊपर अप्लाई करती है टॉयलेट बाउल के ऊपर, तो उनको मिनिमम, उनको पता है कि वो उसके अंदर से एसिड फ्यूम्स निकलते हैं, तो उनको वो बाथरूम बंद करके थोड़ी देर बाहर निकल जाना पड़ता है। थोड़ी देर के बाद वो रख के फिर वो जब थोड़ा एक लेवल आता है फिर वो लोग क्लीन करते हैं। अब मैं उस समय पे, क्योंकि महिलाएं सबसे ज़्यादा अपने घर में हैजार्डस टॉयलेट क्लीनर ही होता है, उसके बाद फ्लोर क्लीनर आता है, तो ये 2 चीज़ें ऐसी है रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कि उसको जब हम ये बोलते हैं कि पोटैटो और राइस के स्टार्च से, यानी कि आलू और चावल के स्टार्च से भी आप टॉयलेट क्लीन कर सकते हो, और ये पूरा एडिबल टाइप का, यानी कि ये कोई खाने की चीज नहीं है। हाँ, बिल्कुल। मैं कहने का मतलब मेरा इतना है कि ये गलती से भी अगर आपके मुंह में चला गया, छोटे बच्चे ने कहीं खा लिया, या कोई भी आपके हाथ में छू गया, फेस पे लग गया, तो ये 100% सेफ है। हाँ, और हमारी जितनी भी प्रोडक्ट है उसको आप अल्कलाइन स्ट्रिप आती है आजकल, हर एक जगह ड्रॉप्स आते हैं, बिल्कुल। मेरी कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर अंदर आप स्ट्रिप डालोगे तो वो 100% अल्कलाइन मिलेगी। और 7 pH से लेके 11 pH की रेंज है मेरे सारे प्रोडक्ट की। वहां तक कि हमारी जो अगरबत्ती है, वो अगरबत्ती में भी हम बांस के बदले, यानी कि बांबू के बदले हम सेडार वुड यूज करते हैं, यानी देवदार की लकड़ी हम जिसे बोलते हैं। उसके सिवा जो ऊपर जो मावा होता है, हाँ, वो हम मिक्स आटे से बनाते हैं, और उसमें जो सुगंध है वो जनरल मार्केट में डीईपी में डिप, यानी पेट्रोकेमिकल जो होता है डीईपी, डाईइथाइल थैलेट, उसमें डिप करके पेट्रोकेमिकल से सुखाया जाता है। तो आपने देखा होगा ऑयल जैसा तत्व निकलता है जनरल अगरबत्ती में, वो बर्निंग के लिए होता है।
जबकि हमने देवदार की लकड़ी, उसका खुद का एक ऑयल कंटेंट होता है, तो वो लकड़ी खुद ही जलती है और वो आटे को भी जलाती है। और मैं ऐसा बोलूं कि उसके अंदर हम सुगंध जो है वो नेचुरल रस हम सीधा स्टीम से बिठाते हैं। अस्थमेटिक पेशेंट को यहाँ आप रखोगे तो भी वो इजीली स्मेल कर पाता है। वहां तक कि मेरी अगर आप जनरल अगरबत्ती आपको गाल पे भी अगर आप अड़ाते हो तो कहने का मतलब जलन होती है। बिल्कुल, मेरी अगरबत्ती आप खा सकते हो, उतनी नेचुरल। अगरबत्ती के कारखाने में जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनके या हाथ, तो टीबी हो जाती है या Yes. फिर बीमारियां हो जाती हैं, हाथ तो खराब हो ही जाते हैं। सो सर इस तरह से काफ़ी सारी प्रोडक्ट्सों के रिवॉल्यूशंस मैंने लाए हैं। और मैंने कोई ये चीज़ मैं वापस बोल रहा हूँ कि मैंने रिवॉल्यूनाइज किया है एफएमसीजी सेक्टर को इन्वेंट से ज़्यादा। क्योंकि अगर टॉयलेट क्लीनर होता ही नहीं सर, तो मुझे कैसे सोच आती कि मैं इसको इवोल्यूलाइज करूँ। होम केयर के बाद सर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आप काम कर रहे हैं, बेबी केयर। या मतलब माँ बाप की अगर मैं बात करूँ, वो अपने लिए कुछ करे ना करें, अपने बच्चों के लिए तो जान दे देते हैं। यस, तो बेबी केयर प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल हैं और जो कस्टम कॉन्सेप्ट कर रहा है, इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है? देखो सर, बेबी केयर के अंदर भी जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं, कहने का मतलब जो अभी जो मार्केट में करंट जो मिल रहे हैं वो सेफ है, नो डाउट। उसको फूड एंड ड्रग के मानकों के हिसाब से ही बनाया गया है। बट बेबी जब छोटा होता है तो वो वैसे भी उनके स्किन सेल्स और उनकी बॉडी जो है वो सेल्फ ग्रोइंग होती है। हाँ जी। अब उसके अंदर अगर हम एक्स्ट्रा केमिकल्स या कोई भी सिंथेटिक डेरिवेटिव से अगर हम उसको नरिश करना चाहते, आज बेबी ऑयल के नाम पे आपने देखा होगा कि मिनरल ऑयल ही बेचते हैं लोग, जिसे हम लो लिक्विफाइड पैराफिन बोलते हैं। LLP जो एक पेट्रोकेमिकल का तत्व ही है। ये जो सिंथेटिक रॉ मटेरियल्स से जो बनता है तो उसका मानक नो डाउट नॉन हैजार्डस रहते हैं। बट अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर हम सही में जिसे हम कैरालियन थेरेपी बोलते हैं, आपने देखा होगा कि हम स्पेशली पंचकर्म करवाने जाते हैं हाँ। सब, बराबर। तो अब मैं बोलूं कि वही एंशंट आयुर्वेदा को मैंने कमर्शियलाइज किया है इन टर्म्स ऑफ आज की ट्रेंड के हिसाब से, और उसको एक कस्टमाइज का रूप दिया है। अगर मैं बोलूं कि आपको राइस के ऑयल से अगर आप अपनी बेबी का मसाज करो तो वो कैसी बात है, अच्छा रहेगा। सेकंड एवोकेडो के ऑयल की बात करूं, उसके सिवा अगर मैं जैसे आपको बेबी वॉश की बात करूं तो मैं बोल रहा हूं कि बेबी वॉश हम पोटैटो के स्टार्च से अगर मैं आप बेबी को वॉश करूं तो वो अलाउ तो है ना, कहने का मतलब। और मेरे जो भी प्रोडक्ट्स बेबी के भी है वो भी अल्कलाइन हो, जिससे कि बेबी की कोई भी जो एकदम कोमल त्वचा होती है उसको वो इफेक्ट नहीं करे, ऊपर से और मुलायम और सॉफ्ट करे। तो और आपके एज अ पेरेंट मैं बोल रहा हूं कि हम एक एडवर्टीजमेंट देख के या अच्छी ब्रांडिंग देख के हम शॉप में से लाते हैं, और हम एक आज तक हमने जितने प्रोडक्ट यूज किए वो एक आस्था और श्रद्धा से किए, बट कभी उसमें हम लोग डिटेल में नहीं गए। ठीक बात है। तो मैं बोल रहा हूं कि सर आप क्या खाते हो उस पर बहुत गौर कर रहे हो। आज की तारीख में आपने देखा होगा फिटनेस के रिलेटेड, ये रिलेटेड अश्वगंधा खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, इतना जिम करना चाहिए, बॉडी में इतना डाइट होना चाहिए, डाइट प्लान होना चाहिए। पर आप ऊपर से तो पूरी बॉडी और रेगुलर में आप जो कर रहे हो तो आपका 60% 70% तो वैसे ही आप उसमें आप कोई ध्यान नहीं देते हो। आपने देखा होगा कि हर एक डाइट प्लान या डाइटिशियन या जो भी अच्छे अभी आज की तारीख में ये जो फूड का पूरा जो एक स्ट्रक्चर चल रहा है वो यूज परफ्यूम करेंगे अल्कोहल वाला। उनको पता ही नहीं है कि वो पेट्रोकेमिकल है, वो उसके अंदर भी DEP है, उसके अंदर 98% इथेनॉल है। उसको आप स्प्रे करते हो तो आपकी बॉडी में क्या होता है, स्किन पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, उससे जलन होती है समर्स में, उसके इनहेलेशन की वजह से सर पकड़ता है। तो सर ऐसा नहीं है कि बेबी, हम बड़े बड़े 60-60 साल के उम्र तक पूरा जिंदगी निकाल दिया सर हमने ये सब चीज़ों के बीच में। बिल्कुल ठीक बात है। जानकारी का अभाव है, लोगों को लगता है कि जो चीज़ आसानी से अवेलेबल हो पा रही है उस चीज़ को यूज़ कर लो। हम लोग हैं भी तो इतने आजकल कंफर्ट वाले ना कि बगल वाली दुकान से सामान नहीं लाना, ब्लिंकिट कर लो और डुमसो कर लो जी। तो ये एक बड़ा चेंज आ गया मार्केट में अगर हम बात करें तो। आशीष जी मैं ये बोलता हूँ कि सर जो ये दूसरी संस्था है जो आप तक जो प्रोडक्ट पहुंचाती है, ब्लिंकिट हो गया आपने जिस तरह से बताया सर, वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप का भाग है कि भाई उन्होंने आपको एक सेवा प्रदान की कि भाई मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ, आपकी ये बचा रहा हूँ। बट मैं ये बात कर रहा हूँ कि मंगवाना क्या उसका तो वो फोर्स नहीं करते। बिल्कुल ठीक बात है।
सही बात है कि नहीं? मंगवा तो आप नेचुरल मंगवा तो आप अपने हिसाब से रहे हो ना, आपको जो टेस्ट का जो चीज चाहिए, आप सिगरेट भी मंगवा सकते हो और दूध भी मंगवा सकते हो। ब्लिंकिट तो बोल रहा है मैं दोनों दूंगा, आप मंगवाओ। तो मेरा कहने का अर्थ ये है सर, कस्टम कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट कि मैं कंज्यूमर को ये बोलता हूं कि पहले आप क्या आपकी बॉडी में यूज करना चाहोगे उसकी पहले यहाँ जानकारी लीजिए। ये पूरा कैफे मॉड्यूल है हमारा। हम बिजनेस इंडिया के अंदर पहला एफएमसीजी प्रोडक्ट्स या इस तरह के प्रोडक्ट्स का स्टोर आपको कैफे स्टाइल का मिलेगा, जहां कंज्यूमर आके डॉक्टर या यू कैन से जैसे हम फिजिशियन के पास जाते हैं और जैसे कंसल्ट होता है, मैं उनकी डेली लाइफ को कंसल्ट हमारे जो मैनेजर्स है वो कंसल्ट करते हैं कि आपके बाल, आपके लाइफ के बारे में पूछते हैं। आपको कैसी फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है, आपको कैसे हर्ब्स अच्छे लगते हैं, आपको कैसा आपकी क्या इच्छा है, प्लस आपकी रॉ मटेरियल हम इस तरह से बनाते हैं, हमारा बेस मटेरियल ये है, वो पहले जस्टिफाई हम करते हैं अल्किलिटी से लेके सब। उसके बाद कस्टमर को ट्रस्ट बैठता है कि हाँ यार, लेमन लैंग्वेज में जिसे हम नेचुरल बोलते हैं और हम अल्किलिटी बोलते हैं, कि कस्टमर को पता चलता है कि ओह ये तो सेफ प्रोडक्ट है और इस तरह से अगर हो तो मेरे घर में एक सेफ्टी भी है। और हम बिल्कुल, और ये नॉर्मली जो ये बोतलें रखी हुई है जैसे टॉयलेट क्लीनर की बोतल है, हम ये सामने ही है, तो ये बिल्कुल आप देखिए कितना ट्रांसपेरेंट है। यस। अब इसके अंदर केवल हमने एसेंस डालना है या फिर क्या? नहीं, एसेंस नहीं होता सर। ये जैसे कि आप देखोगे उसमें टॉयलेट क्लीनर के नीचे इंडिया में पहली बार हो रहा है कि बेस लिखा होगा। हाँ बिल्कुल, कि ये बेस, ये अभी बॉटल ब्लैंक है। हाँ जी, यानी जब लेडी आती है, आप ढक्कन खोलिए, मैं एक चीज बताता हूँ। नहीं, पूरा खोल दीजिए। हाँ जी। अब मैं आपको ये बताऊं सर कि आप खाली उसको स्मेल कीजिए, अभी कुछ उसमें स्मेल नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल, कोई ऐसी कोई स्पेशल हाँ, नहीं है। ये अब मैं आपको, एक लेडी जब यहाँ खरीदने आती है कोई भी प्रोडक्ट, तो हम ये बेस मटेरियल देते हैं, इसको बेस बोलते हैं। हाँ जी। ये बेस में ऐसा बेस में पूरा डिफाइन किया गया है कि ये पूरा मिक्स स्टार्च से बना हुआ है। हाँ, सेफ फॉर हैंड, एंटीबैक्टीरियल, नो हार्मफुल वो केमिकल्स, तो चलो क्लेम है, साइंस एंड, पर जो बेस है सर टेक्निकली वो पूरे रॉ मटेरियल के बेस लिखे हुए कि इसके स्टार्च से बना हुआ है। हाँ बिल्कुल। अब सर अगर मैं बोलूँ कि ये चीज अगर आप ये जो है वो सेफ ऑन हैंड्स है, आप इतना टेस्ट कर सकते हैं, या आप गलती से यानी मुंह में चला गया तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो लेडीज जो सालों से हैंड वॉश टॉयलेट क्लीनर जो यूज कर रही है, तो उन्हें मालूम ही है कि इतना तो नेचुरल या अल्कलाइन कभी पॉसिबल नहीं है। अब हम वो लेडी को ये बोलते हैं कि हमारे पास पूरे वर्ल्ड के सारे नेक्टर्स और एक्सट्रैक्ट है, आपको सर मैम कौन सी टाइप की खुशबू पसंद है? तो वो बोले पर वहां तो सिंथेटिक आएगा ना सुगंध। तो हम बोलते हैं कि वो सर मैम, आज तक हमने जो देखा है आपने, वो फ्रेग्रेंस के नाम पे एरोमेटिकल कंपाउंड होता है जो सिंथेटिक होता है, और प्रेक्षक भी गूगल कर सकते हैं कि फ्रेग्रेंस मेड अप ऑफ प्लास्टिसाइजर, और प्लास्टिक वेस्ट से बनता है वो, इसीलिए अल्कोहल और गैस में मेल्ट होता है। हाँ जी। तो वो एरोमेटिकल कंपाउंड होती है। अब मैं ऐसा बोलूं कि सर मैम आप लेवेंडर, वो बोले कि लेवेंडर से या एग्जांपल मोगरा से मुझे टॉयलेट क्लीनर, मुझे मोगरा बहुत पसंद है, तो मैं उसको अगर असली मोगरे का रस, उनको वो नेक्टर भी उनको हम चख के बताते हैं, उनको फील करवाते हैं, उनको वाटर सॉल्युबिलिटी बताते हैं कि देखो मैम, ये अगर सुगंध होती है आर्टिफिशियल तो ये पानी में घुलती नहीं, ये प्योर रस है। पेपर से हम डेमो देते हैं कि देखो पेपर में पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अगर वो चीज की मात्रा, अब उसमें भी कंज्यूमर बोले कि मुझे लाइट चाहिए, डार्क चाहिए, कितना लेवल में मुझे सुगंध चाहिए, और जितनी भी हमारी नेक्टर्स और वायल्स है वो एक्टिव एजेंट्स है, उसका तो वो काम करेगी ही, बट जो सुगंध आती है कंज्यूमर फिट, एक कहने का मतलब फैंटेसी के लिए हमने एड ऑन चीज है कि खुशबू आती है। बिल्कुल, बाकी मेन काम उसका एक्टिव एजेंट्स की तरह ही है हमारे सारे रस का। तो सर आपने जैसे बताया कि बिल्कुल अल्कलाइन प्रोडक्ट हैं, आप ये जो प्रोडक्ट है आप इसे टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, खाने के लिए नहीं बने हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि गलती से अगर आपका बॉडी से इसका टच हो जाए या फिर टेस्ट हो जाए, जीभ में चला जाए, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, और ऐसा आप जो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट है उनके साथ कर भी नहीं सकते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। और दूसरा जो डिफरेंस बताया, ये नेक्टार से बना है।
ओरिजिनल, मैं कहूँ कि जैसा आप फूल देखोगे उसी फूल के रस से आपको मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाऊंगा ये नीम, तो ये प्योर नीम है सर? यस, तो इसको हम नीम सीड ऑयल बोलते हैं। ओके। और ये पूरा जो है वो 100% वाटर सॉल्युबल रहेगा। और दूसरी चीज़ के इसके अंदर जो जनरल मार्केट का एरोमेटिकल कंपाउंड होता है, हाँ। वैसा कोई चीज़ नहीं है। ये प्योर इन शॉर्ट आयुर्वेदा के बेस के ऊपर ही पूरा रस ही है। चलिए अब सीधा आते हैं बिजनेस मॉडल के ऊपर, क्योंकि आप फ्रेंचाइजी बताओ पर हैं तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी कस्टम कंसेप्ट आपको कैसे दे रहा है ये बात कर लेते हैं। जैसे हम इस कैफे नुमा हम आउटलेट पर बैठे हैं, जब आए हैं तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने एक सेटअप किया हुआ है और इतना सुंदर ये आउटलेट लग रहा है, इस पूरे आउटलेट को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, क्या इन्वेस्टमेंट आता है, इसके बारे में सर बताइए। सो अप्रोक्सीमेटली आशीष भाई, एज अ कंपनी हमने ये रखा है कि हमें एफएमसीजी का रिवॉल्यूशन लाना है। हाँ जी। और फ्रेंचाइजी हमें, जो फ्रेंचाइजी टेकर्स या हमारे जो चैनल पार्टनर्स रहेंगे, उसे हम चैनल पार्टनर्स की तरह सोच रहे हैं कि मेरे ये जो रिवॉल्यूशन मैं जो सोच रहा हूँ, या मेरा एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि वर्ल्ड वाइड हम ये इंडिया की एक ऐसी ब्रांड को हम प्रस्थापित करें, तो उसके अंदर सर हमने कंज्यूमर के लिए और दोनों के लिए, आप हमारी प्रोडक्ट की प्राइस रेंज देखेंगे तो सर ऐसा यूनिक कस्टमाइजेशन प्रोजेक्ट है। फिर भी हमारा सबसे समझ लो 100 रुपए से चालू होकर 600 रुपए तक में सारे प्रोडक्ट निप जाता है। अच्छा, ये सवाल मैं जानबूझ के नहीं पूछ रहा था, मैंने कहा चलो कुछ तो ग्राहक भी कुछ तो दर्शक भी पूछें कि जब ये ऐसे प्रोडक्ट आप मार्केट में लेते हो, जैसी ये क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, जैसी ये बोतल है, और जिस तरह की बताया कि 100% अल्कालाइन नेचुरल चीज़ें मिलने वाली हैं, तो 2000, 3000, 5000 रुपये का भी अगर ये बेचें तो प्रीमियम कस्टमर मार्केट में है। लेकिन आपकी इसके पीछे सोच क्या है जो आपने इतना अफोर्डेबल रेंज का प्रोडक्ट बनाया है? आशीष जी, कई बार मैं 10 साल हो गया मेरे अलग अलग रिसर्च इसमें, और कस्टम कॉन्सेप्ट हमने जब ये फर्स्ट स्टोर हमारा जब इनॉग्रेट किया एज अ कंपनी आउटलेट, तो सर कई बार तो कस्टमर भी हमारे मैनेजर्स को पूछते हैं। कई बार अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मुझको मिलना चाहते हैं कि ये रिसर्चर से मिलाओ, तो मैं भी उन लोगों से मिलता हूँ। तो कई लेडीज़ ये बोलती है कि सर ये इतना सस्ता कैसे है, नेचुरल हो तो महंगा नहीं होता। मैंने बोला नहीं, ये सही में नेचुरल है इसलिए सस्ता है। क्योंकि आज समझ लो कि आशीष जी, आलू और राइस का भाव सबको पता है, बिल्कुल। उसका स्टार्च अगर है तो वो मैं यानी जितने रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स है वो सारे मेरे 150, 200, 300 रुपए किलो के बेस पे है। तो ठीक बात मुझे और मेरा एक मानना है सर कि ऐसी इनोवेशन या ऐसी शोध ही क्या काम की जो एक आम आदमी के लिए काम की ना हो। बिल्कुल ठीक बात है। तो सोच देखिए कितनी बड़ी है, और सोच बड़ी इसलिए मार्केट बहुत बड़ा हो जाता है। आप जब लास्ट पर्सन तक पहुंचते हो तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत बड़ी टीम चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए। सोच किसी एक की हो सकती है, लेकिन उसके पीछे लाखों लोगों का होना बड़ा ज़रूरी है अगर उसे एक रिवोल्यूशन बनाना है। तो कस्टम कॉन्सेप्ट, अगर मैं बात करूं पर्सनल केयर इंडस्ट्री में, होम केयर इंडस्ट्री में, बाथरूम केयर इंडस्ट्री में, पेट केयर इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन लेकर आ रहा है। तो आखिरकार रिवोल्यूशन लाने की कॉस्टिंग क्या है, उस पर आ जाते हैं सीधा सीधा। कि जब आप किसी शहर में इसकी फ्रेंचाइजी लेते हो कस्टम कॉन्सेप्ट की, ऐसा आउटलेट स्टार्ट करने की सोचते हो, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और रिक्वायरमेंट के साथ उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है सर? अब मुझे आप ऐसा मत बोलना कि नीरव भाई आप सच में मूर्ख हो ऐसा करके, क्योंकि सर मैंने इसको बहुत ही अफोर्डेबल पूरा सेटअप मैंने इसका डिज़ाइन किया है। आप बिलीव नहीं करोगे, हम सर सिर्फ बेस मटेरियल 120 प्रोडक्ट्स का बेस मटेरियल जो आपने बेस देखे वो, और ये जो वायल्स है यानी कि जो रस नेक्टर के वायल्स है, उसका मिला के हम लोग 5 लाख रुपए का उन्हें माल देते हैं। डिवाइडेड बाय अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो हर एक प्रोडक्ट में उनको 24-24 पीस देता हूँ बेस के, और ये वायल्स जो है वो 25-25 पीस वर्ल्ड के जितने नेक्टर्स है हमारे पास, मोर देन 90-80, उसको हम 25-25 का एक बॉक्स सेट आता है। इन शॉर्ट उनको मैं रेडी टू ओपन और फॉर द 10 डेज ऑफ मटेरियल मैं उनको फर्स्ट इन्वेंट्री के तौर पे देता हूँ। सेकेंड थिंग, यानी 5 लाख रुपए का उनका ये मटेरियल कॉस्ट हुआ। दूसरा सर आप बिलीव नहीं करोगे कि हम 2 लाख रुपया हम लाइफ टाइम उनके पास से एक राइट्स का, और 50,000 रुपीज़ हम लोग उनकी एक्सेसिबिलिटी का, ब्रांडिंग का सारा जिम्मा कंपनी उठाएगी, लाइफ टाइम उठाएगी। तो ये पूरा जो सेटअप है वो 7.5 लाख रुपए होता है। और इसको आपको चालू करने के लिए स्पेस कोई हाईफाई मॉल या हाईफाई जगहों पे करने की ज़रूरत नहीं है।
हाँ, सभी इन्वेस्टर्स का अलग अलग शौक होता है, पर एज अ ओनर मैं ये मानता हूँ कि रेसिडेंशियल एरियाज में आप इसको जितना करोगे, जैसे कि फ्लैट्स के नीचे हो गया, सोसाइटीज के बीच में कई शॉप्स होती है, तो ऐसे एवरेज 250-300 स्क्वायर फुट में ये पूरा सेटअप हो जाता है। ये जो आप जो देख रहे हैं ये एक मेरा इमेजिनेशन स्टोर है बड़ा वाला। बाकी आप एवरेज 300 स्क्वायर फुट में भी इसको अच्छे से अच्छा अफोर्डेबल आप सेटअप कर सकते 2-2.5 लाख में वो भी हो तो वो 2-2.5 लाख के सेटअप्स में, यानी टोटल 10 लाख रुपए से आप पूरा बिजनेस चालू कर सकते हो। एंड द मेन रीजन, इंडिया में इतना ऐसा प्रोजेक्ट में भी अगर मैं आपको ये बोलूं कि इंडिया का हाईएस्ट नेट मार्जिन दे रहा हूं 40%, 40% सेल्स प्राइस पर, सेल्स प्राइस पर, कॉस्ट पर नहीं। जितनी भी एफएमसीजी इंडस्ट्री होती है वो कॉस्ट पर चलती है। यस, और मैं मार्कअप नहीं बोल रहा हूं, मार्क डाउन बोल रहा हूं, यानी कि अगर 100 रुपए की चीज है तो आपके पास नेट 40% आपका मार्जिन है, और मैं जो आपको 60 रुपए में माल दूंगा उसमें डोर डिलीवरी आ गई, जीएसटी आ गया, सब कुछ आ गया। सर एक बार मैं रोक लेता हूँ बीच में थोड़ा सा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं हो रही है बात। क्योंकि जिस तरीके का आपका कॉन्सेप्ट है, जो आपकी यूनिकनेस है, जितने आपके पास पेटेंट हैं और जो आपने रिसर्च की है, जो आपकी ईयर ऑन ईयर की मेहनत है, वो आप कह रहे हो कि सिर्फ 7.5 लाख रुपए में आप उसे दे देते हो, जिसमें 5 लाख का माल भी है, और सिर्फ 2.5 लाख रुपए लाइफ टाइम के लिए ले रहे हो, कोई 3 साल के लिए 5 साल के लिए नहीं ले रहे हो। यार सही बात है। मुझे तो लग रहा था ये 30-40 लाख रुपया कम से कम होगा, मतलब ज्यादा भी कोई ले ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज कोई भी अच्छे ब्रांड का शोरूम लेने जाओ 35-40 लाख रुपए तो कम से कम लग जाते हैं। तो मैं उन ऐसे इन्वेस्टर आते हैं सर हमारे पास कि सर आप पागल हो, आपको पता ही नहीं है ये तो सस्ता है। हाँ। तो मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आपको इतने पैसे इन्वेस्ट ही करने हैं तो मेरे 3 स्टोर ले लो। सही बात है। 3 स्टोर ले लो, 21 लाख रुपए से 3 एरिया ले लो, तो आपका 3 जगह पे आपका दबदबा हो जाएगा। बिल्कुल, आपका शहर पे कब्जा हो जाएगा। हाँ। और मेन चीज सर, हाँ जी, लाइफ टाइम ब्रांडिंग हम देंगे, इन्फ्लुएंसर से लेके डिजिटल सोशल मीडिया हो गया, रेडियो हो गया, जो भी, इन शॉर्ट जैसे जैसे ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली जो भी नीड है मार्केटिंग की वो हम देंगे। हर 3 महीने में सर हम गेट टुगेदर प्रोग्राम्स देते हैं जिसके अंदर एजुकेशन मिलेगा। अगर समझ लो आपके स्टाफ चेंज हुए हैं या आपको और डिटेल में जानना है तो हर 3 महीने में हमारे फिजिकल गेट टुगेदर प्रोग्राम्स कंपनी के ही कंडक्ट होंगे सिटी वाइज, जिसके अंदर सर आपको प्रोडक्ट्स की जानकारी तो है ही, प्लस आप कहाँ कहाँ बेच सकते हो, किस तरह से आप टाई अप्स कर सकते हो, किस तरह से, क्योंकि सर ये कस्टम कॉन्सेप्ट एक आपके लिए मिनी फैक्ट्री है। क्योंकि आप समझो कि आपके ओपनिंग में ही, अगर मैं एक बात बताऊं आशीष जी, ये इन्वेस्टरों के लिए काफ़ी, मैंने जो लाइव देखा है वो चीज़ ही बोल रहा हूँ, और सभी लोग को ये चीज़ एक्सेप्ट भी होगी कि आशीष भाई आपने अगर दिल्ली में ओपनिंग किया ये प्रोडक्ट का, तो आपका एवरेज मैं बोलूँ तो आपका जो फ्रेंड सर्कल या आप जो रिश्तेदार या जो भी बोले, तो सर आपके ओपनिंग में ये कॉन्सेप्ट का अगर आप जब जिस दिन ओपनिंग करोगे तो एवरेज में ऐसा मान लूँ कि 200 फैमिली आए। हाँ बिल्कुल, मिनिमम आए। हाँ जी। अब मेरे को ये बताओ, आपके पास तो डिश वॉश भी 24 पीस है, टॉयलेट क्लीनर भी 24 पीस है, सब कुछ 24 पीस ही है, पहले दिन ही सारा उड़ जाएगा। बरोबर। अब मैं बोलूं कि सर कंपनी नो डंपिंग पॉलिसी पे काम करती है, हम एग्रीमेंट में भी पहले दिन से लिख के देते हैं कि अगर आपने ओवर एक्सेसिव माल मंगाया, ये सारा सॉफ्टवेयर CRM सब फ्री है। CRM और सॉफ्टवेयर भी मैं फ्री दे रहा हूं आपको कोई खर्चा नहीं करना है। बिलिंग सॉफ्टवेयर मेरा है, आपको उसको यूज करना है। अगर प्रोक्योरमेंट आप हर 2 दिन में भी मंगा सकते हो, हर 4 दिन में भी मंगा सकते हो, आप अमेजोन की तरह। इन शॉर्ट आपको 12 पीस 24 पीस की पेटी, कोई मिनिमम गारंटी भी कोई ऐसा चीज नहीं, ऑर्डर करना ही पड़ेगा नहीं। जीरो डंपिंग पॉलिसी से हम काम करेंगे, क्योंकि मैं आपकी शोरूम है उसको शोरूम ही बनाना चाहता हूं, मैं उसको गोदाम बनाना नहीं चाहता। और दूसरी चीज, जिस दिन मैंने आपके वहां पे माल बेफिजूल का मैंने आपको दिया, उस दिन मेरा कस्टम कॉन्सेप्ट फेल है। दिमाग मगज में भारीपन आ जाएगा, कैसे बेचूं। हाँ, और मेन चीज, यू आर नॉट माई कस्टमर एज ए चैनल पार्टनर, यू आर माई चैनल पार्टनर। हम सबको मिलके ये प्रोडक्ट की सेल बढ़ानी है, ये प्रोडक्ट और ये कंसेप्ट को रिवॉल्यूनाइज ये इंडस्ट्री को करना है।
मुझे एक्चुअल मुझे समझने वाले चाहिए, पैसे वाले नहीं चाहिए। सर आपने बीच में एक बात और पूछूंगा, आपने 392 पेटेंट ले रखे हैं। 382 सर। 382 पेटेंट है आपके पास, तो ये भी पेटेंट आपके पास है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा आप ही का रहेगा या नहीं है? यस सर, 137 कंट्री में मैं आईपी में तो कभी कच्चा नहीं रहता। गुजराती हूँ। और सर ये जब ये कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट टाइम जब हमने इंट्रोड्यूस किया, मेरा शोरूम बन रहा था या ये सब, मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट मैंने जब मेरे दिमाग में आता है, मेरे नाम पे ऐसे कई सारे कॉपीराइट्स है, ये पूरा कॉन्सेप्ट मेरा कॉपीराइट है सर वर्ल्ड वाइड। क्या बात है, मतलब कि इस तरीके का अगर आपको बिजनेस मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा? कस्टम कॉन्सेप्ट पर ही मिलेगा। और आपको ये जान के समझ नहीं आया आपको कि ये नाम का भी देखो कि जो मेरा एक मास्टरी है कि मैं जो चीज़ करता हूँ ना, उस मेरी कोई भी ब्रांड आप पकड़ लोगे, मेरा मैसेज वो मेरी ब्रांड से ही आएगा। बिल्कुल क्लियर मैसेज है। जैसे कि कस्टम कॉन्सेप्ट, ये एकदम जेनरिक नाम है, फिर भी मेरे पास रजिस्टर्ड है ना, हाँ जी, तो आप समझ लो कि मेरे आईपी मेरा कितना स्ट्रांग होगा सर। 100%। तो वापस से बिजनेस पर आते हैं। आपने बताया कि 40% का प्रॉफिट मार्जिन है और आसानी से सेल भी हो जाएगा। एक बार लोग यूज करना शुरू करेंगे, उन्हें फायदा आना शुरू होगा तो बहुत जबरदस्त सेल होने वाली है। लेकिन एक तो हो गया सर आपका निश मार्केट जो फैमिलीज हो गई, इसके अलावा और कौन कौन से कस्टमर्स हो सकते हैं? आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी है जे फ्रेंचाइजी ओनर? जब आप कोई ये वाला स्टोर खोलोगे तो मैं किस किस को टारगेट कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ ये हमारा माल बिक सकता है? अब देखो, एज अ ओनर मेरी जो इमेजिनेशन है, और मैंने जो 4 महीने पहले मेरा खुद का ये स्टोर करके मैंने एक जो चीज, मेरी जो एक इमेजिनेशन थी, मैंने वो पहले एक प्रैक्टिस की कि क्या रिस्पॉन्स कैसे और क्यों हो रहा है, फिर ही फ्रेंचाइजी देना चाहिए। फ्रेंचाइज देने की हैसियत एज अ एंटरप्रेन्योर तब आती है जब पहले वो आपका जो इमेजिनेशन, आज की तारीख में इंडिया में क्या है कि फ्रेंचाइजी धंधा हो गया है, हाँ, और फ्रेंचाइजी लेने वाले को कस्टमर मानते हैं हम। असली में सर आपका प्रोजेक्ट और कॉन्सेप्ट पहले चलना चाहिए और लोग पूछने चाहिए कि मुझे ये करना है। हाँ जी, बिल्कुल। अब मैं सर आशीष जी अगर ये बात बताऊं कि खाली फुटफॉल, जेनरिक फुटफॉल की ही बात नहीं है यहाँ पे, इसका आप मेरा सोच समझिए। अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को लेके यहाँ स्टोर पे आता है कि बहन इस बार चल मैं तुझे ऐसी चीजें बताता हूं कि तू अपनी प्रोडक्ट जो भी यूज करती है, शैम्पू, क्रीम्स, लोशंस, ये वो तू तेरी फैंटेसी के हिसाब से, तू तेरी इच्छा अनुसार और तू इस तरह से ले। सर फादर्स डे के दिन बेटा अपने बाप को लेके आता है, तो ओकेशनल गिफ्टिंग जिसे बोलते हैं वो इतना बड़ा है। आज आपको भी मालूम है कैडबरी आज चॉकलेट की तरह नहीं, एक फीलिंग्स की तरह यूज बिकती है। तो ये सारी चीजें हैं सर। आज मदर्स डे के अंदर आप अपनी मदर को लेके लोग आते हैं, तो उस तरीके से ओकेशनल गिफ्टिंग हो गया। दूसरा, आज आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का बहुत बड़ा मार्केट है। बिल्कुल। तो दूसरा हॉरे का बिजनेस हम जिसे बोलते हैं, हाँ जी। तो हर एक होटल्स को, हर एक कंपनीज को, हर एक आईटी कंपनी हो, कोई भी ऐसे बड़े एम्प्लॉयज वाली कंपनीज है, तो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में अभी ऐसा हो गया कि अब काजू कतली नहीं चलता है। तो उनके जो परचेज या एचआर मैनेजर होते हैं वो यहाँ पे आते हैं कि हमें पता चला है कि यहाँ सब यूनिक इस तरह से बनता है, तो क्यों ना सर हमारी कंपनी की एक आइडेंटिटी वाला कुछ ऐसा हम यूनिक हम सबको दे सकते हैं। और सेकंड, दूसरी तरीके से ऐसा भी आता है कि सर हम हमारी कंपनी में वाउचर देंगे, वो लोग हमारे एम्प्लॉई आपके स्टोर पे आके वो अपनी फैंटेसी के अनुसार वो यहाँ से बनवा के अपने घर पे ले जाए। तो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग हो गया। होरे का बिजनेस बहुत बड़ा है। जैसे कि आपने जिस एरिया में आपने फ्रेंचाइजी स्टोर दिया है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपके होटल, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट जितने भी आजू बाजू में जो है, उनको उनके परचेज मैनेजरों को आप इनवाइट कर सकते हो, आप B2B कम्युनिकेट कर सकते हो, उनको ये स्टोर पे आके ये अपनी मिनी फैक्ट्री बताओ कि ऐसे ऐसे आप कंपाइल कर सकते हैं। तो हम उसमें भी एज अ कंपनी हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि स्पेशल ऑर्डर से अगर आपके होटल, हॉस्पिटल में सप्लाई है, या ऐसा कि भाई एग्जांपल PVR थिएटर्स है, तो खाली एक्वा में ही मुझे सब चीज चाहिए, यानी कि मरीन प्लांट्स का ही सब मुझे फील चाहिए, तो आप 5 लीटर कैन आप सॉफ्टवेयर में भी डायरेक्टली स्पेशल ऑर्डर से जो कंज्यूमर ने आपसे स्पेसिफिक मांगा है उसका आपको अगर इंस्टीट्यूशनल पैक चाहिए तो वो कंपनी डोर डिलीवरी आपको डायरेक्ट दे दी। तो ये एक बहुत बड़ा 360 डिग्री। अब ये ऐसी बात है, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि मुझे इन्वेस्टर पैसा वाला नहीं चाहिए, मुझे एक क्रिएटिव व्यक्ति चाहिए कि जो अपनी दुनिया और दृष्टि सब खुला हो
उसने जिस एरिया में या जिस सिटी में लिया है, ये सर ऐसी चीज है कि एक एग्जांपल, एक गाड़ी अगर आप नई खरीदते हो तो उसके साथ एक आपने देखा होगा कि गिफ्टिंग देते हैं शोरूम वाले। तो ऐसे पेट केयर की बात करूं तो सर आपने देखा होगा कि नया डॉग, फिर मल्टी स्पेशलिटी में आज की तारीख में सर बेबी बॉर्न होता है तो उसे किट देते हैं गिफ्ट में। तो सर आपकी एज अ इन्वेस्टर या एज अ फ्रेंचाइजी मैं ये बोलता हूं कि आपकी दृष्टि होनी चाहिए कि ये बिजनेस को कितना बड़ा मैं डेवलप करूं। तो सर जितनी चीज़ें आप बता रहे हैं वैसे लग रहा है कि हिंदुस्तान के हर मोहल्ले में इसके एक स्टोर होना चाहिए, लेकिन आपकी क्या कंडीशन, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है कि आप जब किसी को एक फ्रेंचाइजी देते हैं इस स्टोर की, तो आप उसे क्या एरिया राइट्स देते हैं और आप उसे अलग से कमाने के क्या अवसर देते हैं? इंडिया में वो भी एक मैं बात बता दूं आशीष भाई कि ये जो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में भी मेरा एक आईआईएम में केस स्टडी होगा, ये मैं कंफर्म बता रहा हूं क्योंकि कॉपीराइट किया हुआ है मैंने। वाह, ये ऐसा एक कॉन्सेप्ट लाया है। अगर मैं आशीष जी आपको ये बोलूं कि आपके ओपनिंग में आपके फ्रेंड्स आए हैं सब दिल्ली में, समझ लो आपने कैलाश नगर में खोला है और द्वारका से कोई आपका फ्रेंड आया है, और अगर वो ये बोले कि यार ये आशीष ये तो ज़बरदस्त चीज़ है और मेरे को भी करना है और मेरे को ये मज़ा आ गया, तो आज तक कोई फ्रेंचाइजी में ऐसा हुआ है कोई ब्रांड में, आप तो इतने सालों से इस फील्ड में और इंडस्ट्री में हो, कि आप उसको रेफर करते हैं, कंपनी उसको सेम आपकी तरह पूरा द्वारका में सेटअप करके देती है और उनके परसेंटेज ऑफ मार्जिन या उनका कोई भी चीज़ों की हित का हानि पहुंचाए बिना कंपनी अपने मार्जिन से आपको उनके टर्नओवर में से भी कुछ पैसा दे लाइफ टाइम। मतलब कि आपने रेफर किया है तो उसका भी रेफरेंस मिलेगा आपको? हाँ, आपने रेफर किया है आपके फ्रेंड को तो वन टाइम तो मैं आपको दे ही दे रहा हूँ। हाँ जी, कि आप थैंक यू सर मेरी रेफरेंस करने के लिए, फ्रेंचाइजी खुलवाने के लिए। और अब वो जितना भी परचेज ऑर्डर कंपनी में करेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस है पूरा कंपनी, सारे स्टोर्स कंपनी से डायरेक्ट कनेक्ट है ना, आपको माल का उनके लिए दिक्कत है, कोई भी चीज आपको कुछ नहीं करना है, आपने तो खाली एक बार रेफर किया है, कंपनी ने उसको पूरा संभाला है, आपकी तरह ही कंपनी उसको भी गाइड करेगी, सब कुछ ट्रेनिंग देगी, सब कुछ ब्रांडिंग देगी। वो जितना भी सॉफ्टवेयर से रेगुलरली जो भी परचेस करेंगे, जीरो डंपिंग पॉलिसी है, तो हर 2 दिन 3 दिन में जब भी उनको जो मटेरियल खत्म हो गया है उनका ऑर्डर देंगे, आपके डैशबोर्ड में पता चलेगा कि उन्होंने ये महीने में टोटल कितना माल कंपनी से परचेस किया। उसका अगर मैं ऐसा बोलूं कि 6.6% नेट मार्जिन आपको हर 28 तारीख को आपने जितने भी रेफरेंस दिए हो, यानी कि आपने 10 स्टोर खुलवाए समझ लो, तो सर सारे वो 10 स्टोर के टर्नओवर का 6.6% आपको अगर अलग से 28 तारीख को आप में डिपॉजिट हो तो कंपनी मार्जिन में से। क्या बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा मतलब गेम बन सकता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सर मैंने आपका आरओआई और लायबिलिटीज का भी जोखिम मैं उठा रहा हूँ ना। आप मोस्टली फ्रेंचाइजी का क्वेश्चन क्या होता है, आरओआई का, कि आरओआई और मेरा तो भाड़ा इतना चलेगा, मेरा फुटफॉल कैसे आएगा, मेरे स्टाफ का सैलरी कैसे जाएगा, लाइट बिल कैसे जाएगा, प्रोडक्ट कैसे बिकेगा। तो प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, तो बोले ब्रांडिंग 100% एक्सेस ब्रांडिंग मिलेगा आपको। हमारी डिजिटल टीम, मेरा खुद का वेंचर है डिजिटल टीम का, और मीडिया सप्लाईज भी मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है। मैं अगर आपको बोलूं कि हर स्टोर वाले को हर हफ्ते उनको एक इन्फ्लुएंसर से लेके पेजेस से लेके सोशल मीडिया से लेके उनको एक शीट आएगी जिसमें उनको खाली टिक करना है कि मेरे को इतने इतने जगह पे मुझे करना है, बस ऑन द स्पॉट वहां से उनके वहां पे उनके स्टोर पे इन्फ्लुएंसर शूटिंग करके चले जाएंगे। सब कुछ जो भी हो हल्ले करने हैं वो कंपनी करेगी। सेकंड थिंग, एक्स्ट्रा पैसे लगाने नहीं है माल मटेरियल में, सब में जीरो डंपिंग है। तीसरी बात कि आपका कोई कस्टमर भी आके बोले कि यार ये कॉन्सेप्ट और ऐसा फ्रेंचाइजी अगर मुझे चाहिए, तो आप समझ लो कि फ्रेंचाइजी का रेफर करके भी जितनी लाइफ टाइम मैंने आपको एक्सेसिबिलिटी दी है, ठीक है, तो बेसिकली रेफरल भी मिलने वाला है। Yes. तो ये एक बहुत बड़ा गेम हो सकता है, बहुत बड़ी इनकम आ सकती है। प्लस में आपकी मार्केटिंग, इस तरीके से आपके पास पर्सनल ऑर्डर आए, कॉर्पोरेट ऑर्डर आए, आपके आसपास से ऑर्डर आए, इसके लिए कंपनी आपके लिए मार्केटिंग कर रही है। Yes. और एरिया राइट क्या देते हो सर उसको आप? एरिया राइट्स के अंदर सर अभी हमने बेसिकली ऐसा रखा है कि इंडिया में कई मेट्रो सिटीज में ऐसा है कि सर शायद 1 किलोमीटर में भी 2 स्टोर हो सकते हैं। हाँ जी, और कई जगह पे पूरे टाउन में 1 स्टोर पॉसिबल है, पॉपुलेशन के डिपेंड। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट स्टोर हम ये सोच रहे हैं कि सर हाँ, पर उसके अंदर एग्जिस्टिंग स्टोर का कंपनी सीईओ के आप समझ लो कि आपके कोई रेफरेंस दिया है या आप खुद करना चाहते हो, तो सर ज्योग्राफिकल
कंडीशन ये रहेगी कि मिनिमम एक पिन कोड का डिफरेंस रहना चाहिए। अदरवाइज अगर क्लस्टर्ड सिटी है कोई और जहां 1 किलोमीटर के अंदर भी पॉसिबल है अगर, पर वो एरिया क्लैशेस ना होता हो, वो उसकी पूर्ण, क्योंकि हम एग्रीमेंट करने से पहले आपका लोकेशन ऑफिस, आपका जो स्टोर का ऑफिस है उसके अंदर हमारा फिजिकल विजिट रहता है और ये हम ही डिसाइड करते हैं कि आपको यहाँ करना चाहिए या नहीं, क्योंकि नियर अबाउट करके फिर कोई मतलब नहीं रहता। बिल्कुल ठीक बात है। अल्टीमेटली फ्रेंचाइज कमाना चाहिए। अगर जब तक फ्रेंचाइज नहीं कमाएगी तब तक वो किसी कंपनी को आगे नहीं बढ़ाएगी। जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर से, जितनी भी कंपनी ये बात सीख लें और समझ लें कि आपको हमेशा अपने फ्रेंचाइजी के बारे में सोचना है। ग्राहक तो हर जगह आ जाएगा, जहां आप लेकर आओगे वहां चला जाएगा। सर एक छोटा सा सवाल और है कि ROI कितने महीने में एक्सपेक्ट कर ले कि आपका लागत तो आपने इतनी कम कर दी है, 10 लाख रुपए में आप एक शानदार कैफ़े टाइप में स्टोर खोल के दे रहे हैं, लेकिन ये पूरा इन्वेस्टमेंट कितने महीने में एक्सपेक्ट करें कि रिटर्न आ जाएगा? देखो, टेक्निकली मैं एज अ ओनर मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ और मैं हर एक इन्वेस्टर को ये बोलता हूँ कि मैं आपको बढ़िया से बढ़िया फुटबॉल दे सकता हूँ, रोनाल्डो आपको खुद को बनना है। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बात कही आपने। क्योंकि सर आज समझ लो कि आज बिजनेस कॉन्सेप्ट जो मैं आपको दे रहा हूँ वर्ल्ड का बेस्ट, या आप जब फिजिकल, कोई भी इन्वेस्टर्स जब ये फिजिकल प्रोडक्ट्स देखेंगे, सब चीज़ें देखेंगे, मैं उसको 40% मार्जिन दे दूँ, सब कुछ दे दूँ, पर वही लेजी लतीफ़ है, वही शटर नहीं खोल रहा है ना, वही क्रिएटिव आदमी नहीं है, तो कोई घर बैठे नीरव भाई तो वहां आके बेच के देगा नहीं आपको। ठीक बात है। तो अब दूसरी के कोई भी किराने के स्टोर की बात करें, फ्रेंचाइजी तो दूर की बात है, आज ये फ्रेंचाइजी इन्वेस्टर को कंपनियों ने आज तक मूर्ख इसलिए बनाया कि उनको वो कस्टमर के तौर पे समझते हैं। बाकी अगर रियल चैनल पार्टनर की तौर पे समझे तो आपने देखा होगा कि किराना स्टोर वाला अगर है आशीष जी कोई, तो उन्होंने कभी ऐसा बोला कि भाई वाघ बकरी के ओनर ने मुझे को आज सुबह फोन नहीं किया तो आज मैं शटर नहीं खोलूंगा? करता ही नहीं। समझ रहे हो आप? तो डेडिकेशन ऑफ द बिजनेस इज डिपेंड ऑन द इन्वेस्टर्स। पैसे उनके हैं, कॉन्सेप्ट मेरा है, एक दूसरे के पूरक होकर ये बिजनेस करना होता है। अगर आज आप ROI मांग रहे हो तो आप इन्वेस्टर हो कि भाई मैं तो खाली पैसा दे दूंगा, नीरव भाई आप चलाओ, आप ही फुटफॉल लाओ, आप ही सब कुछ करो, तो भैया आप घर पे रहो, आपके पैसे FD में डाल दो, मेरी ब्रांड का पत्थर मत फाड़ो। बहुत बहुत बेहतरीन बात कही। आपको एक बिजनेस मिल रहा है यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ, पेटेंट राइट वाला बिजनेस, जो एक मोनोपोली है इस समय मार्केट में, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। इसमें भी नहीं कमा पाए तो कब कमाओगे? सिर्फ ये आपसे मैं कहना चाहूँगा। और अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो सर का नंबर और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी, आप वहाँ पर बात कर सकते हो। नेहरू नगर अहमदाबाद में इनका स्टोर है, यहाँ पर आकर आप चेक कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, और आपको जितनी बातें कही हैं वो सारी बातें आप खुद से वेरीफाई कर सकते हो। सर आप कुछ और शेयर करना चाहेंगे दर्शकों को कि आखिरकार कस्टम कॉन्सेप्ट ही क्यों, या फिर कोई ऐसी बात जो रह गई हो इस पॉडकास्ट में? कस्टम कॉन्सेप्ट ही क्यों? मैं बोलता हूं कि जब इन्वेस्टर या फ्रेंचाइजी जिनको लेनी है वो ये क्वेश्चन खुद अपने दिमाग में सोच के पहले सर्वे करके फिर मिलने आए। कस्टम कॉन्सेप्ट ही क्यों, वो मैं समझाऊं, उससे अच्छा वो समझ के आए ना मेरे पास, तो उससे बेहतर बिजनेस डील कोई नहीं हो सकती। कोई नहीं हो सकती, बिल्कुल। तो आज हमने आपकी मुलाकात कराई कस्टम कॉन्सेप्ट के फाउंडर डॉक्टर नीरव शर्मा जी से, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से उन्होंने इस ब्रांड की शुरुआत की। ये इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है जो अब ये लाइव है और आपके पास आने को तैयार है। आप हिंदुस्तान या वर्ल्ड वाइड किसी भी शहर से हो, आपको लग रहा है कि आप इस बिज़नेस से एक अपना फ्यूचर सेट कर सकते हो, एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो, तो आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी। आप कॉल करिए, बातचीत करिए और जानिए कि किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपके शहर में आ सकता है और ये कॉन्सेप्ट आपको कितने लोगों से मुलाकात करवा सकता है, कितने आपके कनेक्ट्स बनवा सकता है, कितनी आपको अर्निंग दे सकता है, किस तरीके से आपको आपके शहर में फेम दे सकता है। ये सब चीज़ें एक ब्रांड से आपको मिल सकती है। अधिक जानकारी के लिए कॉल कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए फ्रेंचाइज बताओ को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते रहिए फ्रेंचाइज बताओ मेरे साथ, यानी आपके अपने बिजनेस दोस्त आशीष अग्रवाल के साथ। और आज हमने मुलाकात की कस्टम कॉन्सेप्ट के फाउंडर डॉक्टर नीरव शर्मा जी से। सर आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।